प्यारे बच्चों, हमने ग्लोब की सामान्य जानकारी का अध्ययन किया था। हम उससे आगे चलते हैं। आपने अभी तक जो अध्ययन किया वो था कि ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर का अध्ययन। अक्षांश और देशांतर के अंदर आपने सबसे मध्य की रेखा 0 डिग्री जो रेखा होती है उसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी? मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्या है? दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश दोनों 23.5 है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सारे दक्षिणी अक्षांश रहेंगे। भूमध्य रेखा से हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश रहेंगे। प्रश्न यहीं पर कंफ्यूज करने वाला बनता है कि वो अक्षांश कौन सा है, कौन से ग्लोब में पाया जाता है। तो ये थी आपकी अक्षांश रेखा। अब अक्षांश के बाद में हम दो शब्द हैं पृथ्वी से जुड़े हुए, इन अक्षांश देशांतर से जुड़े हुए, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक है परिभ्रमण, और दूसरा है परिक्रमण। परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, जब हम बॉल को अपने ही अक्ष पर घुमाते हैं, एक बॉल को अपने ही अक्ष पर घुमाते हैं तो वो परिभ्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। जब सूर्य के सामने जो पार्ट सामने होगा वो दिन होगा और जो सूर्य इस पृथ्वी का पार्ट का दूसरा जो हिस्सा होगा वो है पर रात होगी। तो परिभ्रमण से किसका निर्माण होता है? दिन और रात का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूमना, ग्लोब को हम घुमाते हैं ना एक स्थान के ऊपर, वो घूर्णन गति कहलाती है, वो परिभ्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी हमेशा, ये पृथ्वी का ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी, पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमेशा घूमती है। घूमने की डाटा क्या है इसके? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हॉर्स के हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और अपना चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना जो घूर्णन गति है या अपना परिभ्रमण जो गति है वो कंप्लीट कर लेती है। इस समय के अंदर 24 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं लेती। तो ये है परिभ्रमण। अगला पॉइंट है परिक्रमण। परिक्रमण, आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। अक्षांश 3 पढ़े आपने, ये देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, बीच का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कर्क रेखा, नीचे वाली रेखा आपकी मकर रेखा। देशांतर रेखा 0 डिग्री, बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। देशांतर 0 डिग्री, मध्य में भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। बीच में आपका सूर्य। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना ही परिक्रमण कहलाता है, मतलब परिक्रमा करनी किसी चीज की। तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी की, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो इसमें ये 3 अक्षांश है। एक होता है तापमान का जो प्रभाव है अक्षांशों के हिसाब से, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ना और एक सूर्य की तिरछी किरणों का पड़ना। लंबवत किरणें पड़ने से वहाँ पर तापमान अधिक होगा। सूर्य का तापमान अगर लंबवत पड़ता है किसी स्थान के ऊपर, सीधा पड़ता है, तो वहाँ तापमान अधिक होगा, और जहाँ सूर्य का तापमान तिरछा पड़ता है तो वहाँ तापमान कम पहुँचेगा।
कैसे? तिरछे पड़ने का मतलब ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी का थोड़ा सा बढ़ जाना होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है और इधर आपका ये सूर्य है, तो जो बीच का पार्ट है वहाँ तापमान लंबवत पड़ता है, जो सीध में पार्ट होता है। अब ये ऊपर का जो पार्ट है इसमें दूरी बढ़ेगी, ये दूरी बढ़ जाती है ना। इस दूरी के बढ़ने से यहाँ भी इन स्थानों पर तापमान कम पहुँचेगा, इसकी तुलना में तापमान वहाँ पर कम पहुँचेगा। इसका एक डायग्राम और भी बनता है। इतना मान लीजिए कि सूर्य की जहाँ लंबवत किरणें पड़ती है वहाँ सूर्य का तापमान अधिक पड़ता है। तो इस समय सबसे पहले ये कर्क रेखा, आपकी कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। लंबवत किरणें सूर्य की कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण कर्क रेखा के ऊपर तापमान अधिक होता है। और आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो भारत में तापमान अधिक कौन से मंथ में रहता है? जून के मंथ में। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। 21 जून सबसे बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर उस दिन लंबवत किरणें पड़ती है, तापमान अधिक होता है, गर्मी भी अधिक होती है और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये 21 जून को ही होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होगा। इसके बाद जून पृथ्वी परिक्रमा करती हुई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में पृथ्वी इस दिशा में आ जाती है और सितंबर के महीने में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है 23 सितंबर को। इस समय सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ने से दोनों गोलार्धों में तापमान एक जैसा रहेगा। दोनों गोलार्धों में तापमान एक समान रहेगा। दोनों गोलार्धों में दिन और रात एक समान होंगे 23 सितंबर को। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के अंदर सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कारण हमारे यहाँ से छोटा दिन होता है इंडिया के अंदर। कारण इंडिया कह लीजिए या उत्तरी गोलार्ध का कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है और हमारा भारत कर्क रेखा के ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को रहेगा। इस समय हमारे क्या पड़ेगी? सर्दी होगी। जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही है, मकर रेखा से कर्क रेखा तो बहुत दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, तो उस समय हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर तिरछी पड़ती है। जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर होती है तो उस समय सूर्य की कर्क रेखा के ऊपर किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने से उसकी दूरी में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी होती है और उसका दायरा, किरणें फैल जाती है। किरणों के फैलने से, दूरी के बढ़ने से तापमान कम पहुंच पाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल का मौसम पाया जाता है दिसंबर के महीने में। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में वापस सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर आ जाती हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर वापस आ जाती है। जो सिचुएशन सितंबर के महीने में होती है पृथ्वी की, वही सिचुएशन 21 मार्च को हो जाती है। दोनों गोलार्धों में एक जैसा तापमान रहेगा, एक जैसे दिन और रात के बनेंगे। 21 मार्च के बाद अप्रैल और मई, जून के महीने में वापस पृथ्वी को घूमती हुई उसी पॉइंट पर आ जाती है 365 दिन।
365 से 1/4 टाइम में, दिन में पृथ्वी अपना सर्कल काटकर पूरा उसी स्थान पर वापस आ जाती है। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण का जो टाइम है वो 365 से 1/4 देश के अंदर वो अपना परिक्रमण पथ पूरा कर लेती है। अब कर्क रेखा पर अगर सूर्य लंबत किरणें पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल रहेगा। सितंबर के महीने में सारी पृथ्वी पर तापमान एक जैसा रहेगा। दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर लंबत किरणें होंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में तापमान अधिक रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम रहेगा, जिसके कारण भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो भारत में भी तापमान कम रहेगा और शीतकाल की स्थिति बनी रहेगी। भारत कहाँ है, आपको मैंने बताया था पहले कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत इस गोलार्ध में स्थित है, भारत इस गोलार्ध में स्थित है, भारत इस गोलार्ध में स्थित है। अगर आपको वो डायग्राम याद है, इंडिया इस पॉइंट पर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, तो ये वही पॉइंट है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जून के महीने में लंबत किरणें पड़ेगी कर्क रेखा पर, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसका मतलब भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी, चरम पर होगी। शीतकाल में मकर रेखा पर लंबत किरणें पड़ रही है तो भारत में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ने से तापमान कम होगा और शीतकाल का प्रभाव होगा उत्तरी गोलार्ध में, और भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है इसका परिक्रमण पथ। परिक्रमण पथ से हुआ क्या, ऋतुओं का परिवर्तन हुआ, ग्रीष्मकाल आई, शीतकाल आया, बसंत आई, पतझड़ आई, इसके बाद बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत मतलब अब जो पेड़ पौधों पर जो फूट चल रही है, पत्ते नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, ये बसंत ऋतु है। ये 21 मार्च के बाद ये शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बसंत, पतझड़, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, अब मार्च के बाद अब ग्रीष्मकाल शुरू हो जाएगा, ग्रीष्मकाल के बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, फिर ये मौसम आपका शीतकाल का आगमन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऋतु का परिवर्तन, मौसमों का मौसमी परिवर्तन हो जाता है, मौसम में परिवर्तन हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, किससे, परिक्रमण से। ये पॉइंट कई बार प्रश्न में आता है कि परिक्रमण के द्वारा किस चीज़ का परिवर्तन होता है, ऑप्शन दे देते हैं, दिन रात का होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, या मौसम का परिवर्तन होता है, या फिर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो परिक्रमण के पथ से 365 दिन में जो राउंड पूरा करके आती है उससे ऋतु परिवर्तन होता है। तो हमने परिक्रमण और परिभ्रमण इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, अब सूर्य की जो लंबत किरणें हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, फिर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, मतलब पूरे साल के अंदर 365 से 4 डेज में सूर्य की लंबत किरणें भूमध्य रेखा पर 2 बार आ गई, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर 1 बार आ गई, मकर रेखा पर 1 बार आ गई। तो एक बात और भी नोट करने वाली हो गई कि अगर हम पृथ्वी को कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब सूर्य का जो तापमान है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहे ना, लंबत। अब कर्क रेखा से ऊपर तापमान लंबत नहीं गया, मकर रेखा से नीचे तापमान लंबत नहीं गया, भूमध्य रेखा पर लंबत तापमान है, कर्क पर तापमान लंबत है, मकर पर लंबत तापमान है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही तापमान लंबवत रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये कर्क रेखा का पार्ट और मकर रेखा के पार्ट के बीच में ही तापमान अधिक होता है। तो हम ये कटिबंध बन गया हमारा, कौन सा, उष्ण कटिबंध। तापमान अधिक है, ग्लोब के 3 कटिबंध है। अब हम इसलिए इस पॉइंट पर आते हैं, देख लीजिए ना आगे। अभी हमने चर्चा की कर्क रेखा की और मकर रेखा की। लिखने की जरूरत नहीं है शायद, मेरे हिसाब से आपको ये कई बार रिपीट हो गया, कर्क कौन सी है और मकर कौन सी है।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान रहा है आपका। कब कब? 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें थी इसके ऊपर, 21 जून में, 21 जून को लंबवत किरणें थी कर्क रेखा के ऊपर। 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत किरणें थी भूमध्य रेखा के ऊपर, और 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें थी मकर रेखा पर। तो सूर्य की डायरेक्शन क्या है? 21 जून को इसके ऊपर लंबवत किरणें, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर इस पर लंबवत किरणें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर इस पर लंबवत किरणें, दिसंबर के बाद वापिस चलता है जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर इसके ऊपर लंबवत किरणें, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो जून में फिर कर्क रेखा पर लंबवत किरणें, जून के बाद वापिस, मतलब लंबवत किरणें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसी पार्ट के ऊपर ही लंबवत किरणें रहती है सूर्य की। तो सूर्य का तापमान इसी कटिबंध में ही अधिक रहता है। इसके अलावा 4 कटिबंध और हैं। ये कटिबंध है लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 66.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश का भी एक कटिबंध है। इसमें भी जलवायु, इसमें तो जलवायु आ गई आपकी उष्ण, क्यों गर्मी अधिक है इसी कटिबंध में है। ये भी उष्ण कटिबंध है, ये भी उष्ण कटिबंध है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक भी उष्ण कटिबंध है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक भी उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक आपका शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त तक आपका फिर शीतोष्ण कटिबंध रहेगा। और ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंध पाया जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत प्लस में उष्ण, इसमें शीत प्लस में उष्ण, सर्दी भी है और गर्मी भी है, सर्दी भी है और गर्मी भी है, सर्दी है गर्मी नहीं है, सर्दी है गर्मी नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो 6 कटिबंध है, 3 कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में, 3 कटिबंध उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तीनों कटिबंधों में तापमान एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। प्रभाव सूर्य का, तापमान कर्क से मकर में तापमान अधिक, मकर से अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक ये तो महाद्वीप है उसके नाम पर है ये रेखा का नाम, अंटार्कटिक वृत्त, और ये जो रेखा है ये है आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक आपका समुद्र सागर है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव के पास है। तो इस आर्कटिक वृत्त से ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक शीत कटिबंध और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक शीत कटिबंध पाया जाता है। अब पूरी पृथ्वी के ऊपर तापमान का प्रभाव अलग अलग है। अब हम इस कटिबंध में तापमान का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर और किस तरह से रहेगा हम उसका अध्ययन करेंगे। इस तापमान के द्वारा पृथ्वी पर हवाओं का, दबाव का, तापमान का, वर्षा का, जलवायु का, मौसम का हर तरह से प्रभाव पड़ता है। सारी भौगोलिक संरचनाओं का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे। हो सकता है शायद इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई हो, नहीं भी आई है तो आप इसको रिपीट करके देख लेना। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा परिक्रमण, परिभ्रमण, कटिबंध, इनके बारे में अध्ययन किया। अब कटिबंध के बाद में जो कटिबंध का प्रभाव पड़ता है जलवायु के ऊपर, हम उसका अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसका अध्ययन।